नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में वेव मोशन यूनिट हमारी चल रही है। आइए आज इसमें पढ़ते हैं बीट्स क्या होता है। इसे आप हिंदी में विस्पंद कहते हैं। तो हेडिंग लिखो विस्पंद। ये शायद आपने पढ़ा हो 11वीं क्लास में, ठीक है। और हेडिंग क्या है? बीट्स। इंग्लिश में इसे बीट्स कहा जाता है, ठीक है, और हिंदी में विस्पंद। क्लियर है? तो बीट्स आप क्या होता है ध्यान देना। जब दो तरंगे और दोनों तरंगों की आवृत्तियां जो है ना, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी, वो उनमें थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो जब दो वेव हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी में क्या है? थोड़ा डिफरेंस है। वे दोनों वेव्स एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, एक ही मीडियम में चल रही हैं। तो उनके सुपरपोजिशन के कारण, यानी उनके अध्यारोपण के कारण, यानी मिलने के कारण, तो किसी टाइम तो इंटेंसिटी जो है, तीव्रता, वो अधिकतम रहेगी, मैक्सिमम, और किसी टाइम जो उनकी इंटेंसिटी है वो मिनिमम रहेगी, ठीक है। तो इस फिनोमिनॉन को ही आप क्या कहते हैं? बीट्स कहते हैं, विस्पंद कहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपने पढ़ा था व्यतिकरण, यानी इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में आप देखते थे क्या होता था, किसी पॉइंट पर तो इंटेंसिटी जो है लाइट की वो मैक्सिमम रहती थी, ठीक है, और किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम रहती थी। तो जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम रहती थी वहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस बनती थी, है ना, यानी दीप्त फ्रिंज, और जहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम होती थी वहाँ पर डार्क फ्रिंज बनती थी। क्लियर है? तो बिल्कुल इंटरफेरेंस की तरह ही है ये, लेकिन एक तरीके से वहाँ पर जो इंटरफेरेंस है वहाँ पर इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम और मिनिमम वो प्लेस के अकॉर्डिंग है, कि किसी पॉइंट पर तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है और किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मिनिमम है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्लेस की बात नहीं है, यहाँ टाइम की बात है, कि किसी टाइम जो वेव्स की, दोनों वेव्स के मिलने के कारण, उनके सुपरपोजिशन के कारण, अध्यारोपण के कारण, किसी टाइम तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है और किसी टाइम इंटेंसिटी मिनिमम है, ठीक है। यानी किसी क्षण तीव्रता अधिक है, अधिकतम है, और किसी क्षण क्या है? न्यूनतम है। क्लियर है? तो इस प्रक्रम को या इस प्रक्रिया को विस्पंद कहते हैं, यानी बीट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि व्यतिकरण, लेकिन व्यतिकरण में और विस्पंद में, यानी इंटरफेरेंस और बीट्स में क्या अंतर है वो मैंने आपको बता दिया है। आइए लिख लेते हैं, है ना। एक बार देखो, सुन लो हिंदी में। यानी ये है कि जब अलग अलग आवृत्ति की तरंगे एक ही माध्यम में, एक ही दिशा में चलती हुई, ठीक है, अध्यारोपित होती हैं, यानी मिलती हैं, ठीक है, तो तब उनके अध्यारोपण के कारण क्या होता है? किसी क्षण तीव्रता अधिकतम होती है, किसी क्षण तीव्रता न्यूनतम होती है। तो इस घटना को विस्पंद कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसे ही लिखेंगे वैन, ध्यान देना, जब, है ना, मैंने कहा टू वेव्स, तो व्हेन टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंस फ्रीक्वेंसी, अलग अलग आवृत्ति है, स्लाइटली डिफरेंस फ्रीक्वेंसी है। स्लाइटली माने थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। स्लाइटली यानी माइनर, बहुत कम, थोड़ा बहुत, और क्या? डिफरेंस, थोड़ा बहुत अंतर है किसमें? फ्रीक्वेंसी में। इसे ऐसे कह सकते हैं, यानी जब दो लगभग बराबर आवृत्ति वाली तरंगे, ठीक है, ऐसे कह सकते हो। तो व्हेन टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंस फ्रीक्वेंसी, दो वेव्स हैं, ठीक है, आर प्रोपोगेटिंग, चलती हैं ना, ठीक है, प्रोपोगेट होती हैं, यानी संचरित होती हैं, प्रोपोगेट इन एनी मीडियम, किसी माध्यम में संचरित होती हैं, ठीक है, प्रोपोगेट इन एनी मीडियम। क्लियर है? तो व्हेन टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंस फ्रीक्वेंसी प्रोपोगेट इन एनी मीडियम। क्लियर है? जब दो वेव्स, कैसी वेव्स? जिनकी डिफरेंसी, वो जिनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, सेम नहीं है फ्रीक्वेंसी, तो वे दोनों तरंगे, वे दोनों वेव्स प्रोपोगेट होती हैं, संचरित होती हैं किसी मीडियम में, यानी किसी माध्यम में, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में, इन सेम
डायरेक्शन, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन। क्लियर है? किसी मतलब किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं। तो क्या होता है, मैंने बताया किसी टाइम तो उनके सुपरपोजिशन के कारण यानी अध्यारोपण के कारण, है ना। तो देन कोमे का मीन्स क्या है, देन। तो देन ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन, ठीक है, देन ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन यानी उनके अध्यारोपण के कारण यानी उनके मिलने के कारण, ठीक है, क्या होता है, मैंने कहा किसी क्षण तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और किसी क्षण कम होती है, मतलब मिनिमम होती है, ठीक है। इंटेंसिटी, और कौन सी इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, है ना, लिख लो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है, यानी दोनों वेव के सुपरपोजिशन के कारण जो इंटेंसिटी है, भाई पहली वेव की इंटेंसिटी है, दूसरी वेव की इंटेंसिटी है, तो उन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ना। तो देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी टाइम, किसी क्षण, ठीक है। तो देखो हिंदी से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो किस तरीके से लैंग्वेज लिख सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट ही तो कर रहे हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तो आराम से समझ के आराम से लिख सकते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी सुविधा है, ठीक है। तो देखो देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी टाइम, मैंने कहा किसी क्षण क्या रहती है, अधिकतम रहती है इंटेंसिटी, ठीक है, इज मैक्सिमम। एंड, और बताओ, ठीक है, एंड एट एनी टाइम, और किसी क्षण कैसी रहती है, बोलो, ठीक है, एट एनी टाइम इज मैक्सिमम एंड एट एनी टाइम इज मिनिमम। बात समझ में आई? किसी क्षण जो एट एनी टाइम इंस्टेंट रिजल्टेंट इंटेंसिटी, कहीं तो किसी क्षण तो मैक्सिमम रहेगी और किसी क्षण मिनिमम रहेगी। क्लियर है? तो इस फिनोमेना को ही आप क्या कहते हैं, लिख देना दिस फिनोमेनॉन, ठीक है, लिख देना पूरा, इज नोन एज बीट्स, है ना, इसे आप विस्पंद कहते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जो एक बीट्स है, मतलब जो एक बीट है, एक विस्पंद है, वो कैसे बनता है, ध्यान देना। देखो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हुई, मिनिमम हुई, है ना, इस तरीके से। तो तब एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और एक फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ मैं शायद, इंटेंसिटी, एक मैक्सिमम इंटेंसिटी और एक मिनिमम इंटेंसिटी, उनसे ही मिलकर एक बीट बनता है, एक विस्पंद बनता है, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, तो यही क्या है, विस्पंद है। स्पंदन समझते हो ना आप, स्पंदन होती है हृदय की, है ना, इस तरीके से है ये फ्रीक्वेंसी, वो इंटेंसिटी मैक्सिमम फिर मिनिमम, इस तरीके से। तो इंटरफेरेंस में और बीट्स में क्या अंतर है, केवल अंतर केवल ये है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंटरफेरेंस में किसी पॉइंट पर मैक्सिमम होती है और किसी पॉइंट पर मिनिमम होती है, ठीक है। लेकिन बीट्स में किसी टाइम, है ना, वहाँ पर प्लेस की बात है, यहाँ टाइम की बात है, किसी टाइम इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और किसी टाइम मिनिमम होती है। क्लियर है? तो जो एक बीट है वो एक मैक्सिमम इंटेंसिटी और एक मिनिमम इंटेंसिटी से मिलकर बनता है, ठीक है। तो है ना, वन बीट इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, वन मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्लियर है? जो वन बीट है वो एक मैक्सिमम इंटेंसिटी और एंड वन मिनिमम इंटेंसिटी से मिलकर बनता है। क्लियर है? ठीक है, यानी जो एक विस्पंद है वो एक अधिकतम तीव्रता तथा एक न्यूनतम तीव्रता से मिलकर बनता है। और एक सेकंड में जितने भी विस्पंद होते हैं, जितने भी एक सेकंड में बीट्स होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें आप बीट्स फ्रीक्वेंसी कहते हैं, विस्पंद आवृत्ति कहते हैं। यानी नंबर ऑफ बीट्स यानी विस्पंदों की संख्या, ठीक है, कितने समय में? इन 1 सेकंड। ठीक है, यानी नंबर ऑफ बीट्स
इन 1 सेकेंड इज नोन एज, लिख देना, क्या कहते हैं इसे बीट्स फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी विस्पंद आवृत्ति कहते हैं। क्लियर है? तो विस्पंद क्या होता है, बीट्स क्या होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके डेरिवेशन को करेंगे, यहां तक नोट कर लीजिए। आइए इसके डेरिवेशन की ओर चलते हैं। हेडिंग लिखो। देखो जो बीट्स है ना, बीट्स फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन को करेंगे हम, है ना। तो हेडिंग डालो एक्सप्रेशन ऑफ बीट्स फ्रीक्वेंसी, यानी क्या कहेंगे, विस्पंद आवृत्ति के लिए व्यंजक। बीट्स फ्रीक्वेंसी के लिए डेरिवेशन को करेंगे, तो लिखो एक्सप्रेशन ऑफ बीट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो विस्पंद आवृत्ति के लिए व्यंजक को करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ बीट्स फ्रीक्वेंसी। तो देखो बीट्स फ्रीक्वेंसी है ना, तो बीट्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। विस्पंद क्या होता है, तो आपको बताया मैंने कि 2 वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, थोड़ा बहुत उनमें अंतर रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मान के चलेंगे। लिखें आप, लेट अस कंसिडर, माना, क्या मानना है 2 वेव्स, 2 तरंगे हैं, तो लेट अस कंसिडर 2 वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, जिनका आयाम कैसा है, सेम है। ठीक है, तो आयाम जो एम्पलीट्यूड है दोनों का a मान लेंगे। ठीक है, जो दोनों वेव्स हैं और दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले की n1 मान लेंगे और दूसरे की n2। ठीक है, तो आप लिखेंगे लेट अस कंसिडर 2 वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड n1 एंड n2 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो n1 n2 फ्रीक्वेंसी है और a क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो देन उन दोनों की इक्वेशंस क्या हो जाएगी वेव्स की, है ना। तो देन द इक्वेशंस ऑफ वेव्स, तो उन दोनों वेव्स की समीकरण क्या हो जाएगी। तो आपको पता है y बराबर a साइन ओमेगा t होता है। तो देखो पहले के लिए क्या हो जाएगा, a साइन, लेकिन यहाँ ओमेगा की जगह 2 पाई n रख लेंगे। फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है ना, यहाँ ओमेगा बराबर आप जानते हो 2 पाई n होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी के प्लेस पर 2 पाई n1 t। मैंने कहा पहली वेव की फ्रीक्वेंसी n1 है और दूसरी क्या है, n2, तो दूसरी में n2 आ जाएगा। दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम, तो y2 बराबर a साइन 2 पाई n2 और इंटू टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम माना है, यानी आयाम, और दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग मानी है। तो पहली वेव की फ्रीक्वेंसी n1 है और दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति n2 है। और y1 y2 क्या है y1 और y2 दोनों वेव के क्या है, मतलब दोनों वेव के कारण किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जब आपको पता है कोई वेव किसी मीडियम में चलती है तो पार्टिकल जो होते हैं मीडियम के वो वाइब्रेट करने लगते हैं। तो वाइब्रेट करेंगे तो डिस्प्लेस्ड भी तो होंगे, विस्थापित भी तो होंगे। तो ये y1 क्या है डिस्प्लेसमेंट है किसी पार्टिकल का ड्यू टू फर्स्ट वेव, और y2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल ड्यू टू सेकंड वेव। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। आपको पता है दोनों का अध्यारोपण होगा, आगे जाके मिलेंगी, यानी सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन ला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई सुपरपोजिशन ला या फ्रॉम सुपरपोजिशन ला। सुपरपोजिशन ला भी कह सकते हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कह सकते हो। ठीक है, मैंने करा रखा है। क्या होता है, y बराबर y1 प्लस y2। तो y बराबर y1 की वैल्यू रखें a साइन 2 पाई n1 t प्लस, देखो क्या आएगा y2, a साइन 2 पाई n2 t। क्लियर है? यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, a कॉमन आएगा, ठीक है, a कॉमन ले लो।
क्या बचेगा, साइन 2 पाई n1t प्लस साइन 2 पाई n2t। क्लियर है। तो y बराबर देखो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लग जाएगा, आप जानते होंगे 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कोस c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो देखो 2 साइन c ये है सारा, d ये है, तो c प्लस d है ना बाई 2। ठीक है जी, इंटू कोस c है ना माइनस क्या आएगा d और अपॉन 2। ठीक है, ये 10th क्लास से आप इस फॉर्मूले को जानते होंगे। 2a लिख लो। एक काम करेंगे, कोस वाले को पहले लिखेंगे, अभी बताऊंगा क्यों। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखो 2 पाई कॉमन आ रहा है ना, और t कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, और अपॉन में 2 है, तो 2 कॉमन लेके काट दूं, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा इस तरीके से। ठीक है, तो y बराबर आपका कितना आया 2a, और कोस को मैंने पहले लिखा, 2 कॉमन लेके कट जाएगा। ठीक है, पाई कॉमन है, n1 माइनस n2 और बाहर t है। ठीक है, और इंटू में यहाँ पे बताओ 2 कॉमन लेके काट दो, क्या बचेगा, पाई बाहर n1 प्लस n2 और इंटू t। अब इस समीकरण की तुलना आप इन दोनों से करेंगे यदि, तो आपको एक बात पता चलेगी कि साइन है ना, साइन, ठीक है, ये तो साइन वाला है, तो साइन से पहले जो रहता है वो क्या रहता है, एम्पलीट्यूड रहता है, आयाम रहता है। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये सुपर पोजिशन ला लगाने के बाद जैसे आपने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाला था, तो फिर ये जो आया है ना, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, परिणामी आयाम है ये। ठीक है, तो ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो इस समीकरण की तुलना उपरोक्त समीकरण 1 व 2 से करने पर, ऑन कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, परिणामी आयाम, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो देखो इसे कैपिटल ए से लिख लें, क्या है 2a कोस पाई n1 माइनस n2 और इंटू t। ठीक है जी, a बराबर है 2a कोस पाई n1 माइनस n2 इंटू t। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपने निकाल दिया है। ठीक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी परिणामी आयाम। ठीक है, नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है जी, देखो एम्पलीट्यूड आपने निकाल दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड में विशेष रूप से 2 केस इसमें होंगे। एक बार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए बात करेंगे और एक बार मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो इसी में हेडिंग लिखो, डेरिवेशन यही चल रहा है, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, अधिकतम आयाम के लिए, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की हम बात करेंगे तो क्या पाएंगे कि एम्पलीट्यूड जो है ना, वो बेसिकली ये तो कांस्टेंट है, इस एंगल पर डिपेंड कर रहा है बेसिकली, यानी कोस पर डिपेंड कर रहा है, कोस है ना, कोस के आगे जो सारा है इस पर। यानी इसके लिए यदि आपको a की वैल्यू मैक्सिमम लानी है तो कोस पाई n1 माइनस n2 इंटू टी, इसकी वैल्यू भी कैसे होनी चाहिए, आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए फॉर दिस का मतलब इसके लिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए। तो जो कोस पाई n1 माइनस n2 इंटू टी है ना, वो आपका कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम का मतलब क्या है, प्लस माइनस 1 होना चाहिए। भाई प्लस भी मैक्सिमम है, +1,
और -1 भी मैक्सिमम है निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो अब इसकी वैल्यू आपको पता होगी। देखो cos 0 का मान क्या होता है, +1 हो जाएगा। फिर cos पाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। भाई या तो +1 होना चाहिए ये या -1 होना चाहिए। cos 0 करेंगे +1 है, cos पाई करेंगे -1 है, फिर cos 2 पाई करेंगे। ठीक है, बढ़ाते जाओ पाई पाई तो कितना होगा, फिर +1 होगा। 3 पाई करोगे फिर -1 होगा। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसका मतलब है cos देखो पाई n1 माइनस n2 इंटू टी बराबर, इसे आप लिख सकते हो cos m पाई। ठीक है, और मैं आपसे कह दूं कि m जो है ना वो 0 से लेकर, ठीक है, इस तरीके से अनंत तक है। बात समझ में आई? भाई m की जगह 0 रखोगे ये आ जाएगा, m की जगह 1 रखो ये आएगा, 2 रखो ये आएगा, 3 रखोगे ये आएगा। तो बात ठीक है। तो यहाँ से इतना एंगल की कंपैरिजन करो। ये जो करते हैं ना कि कोस से कोस कट गया, ऐसे नहीं कटता, एंगल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, यदि कोस से कोस कट जाता होता तो फिर तो देखो यदि ऐसा होता तो फिर तो ये क्या बचता, θ/φ बचना चाहिए, है ना। लेकिन ये चीज़ें क्या होती हैं, गलत होती हैं। तो हम बचपन में 10th क्लास वगैरह में करते हैं ना कि कोस से कोस कट गया, ऐसा नहीं होता है ना। दोनों एंगल की दोनों ओर क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये जो एंगल है उधर किसके एंगल के बराबर आएगा, m पाई एंगल के बराबर आएगा। तो पाई से पाई आपका एंगल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा। तो t बराबर बताओ कितना आया, m/n1 माइनस n2। ठीक है, t क्या है, टाइम है कोई, है ना। तो देखो आपको पता है m बराबर तो 0 1 2 है ना, ऐसा चल ही रहा है। तो देखो t बराबर भी क्या आएगा, 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो देखो ये आएगा, है ना। 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, n है ना। ठीक है, क्लियर है जी। और 3 रखोगे तो फिर इससे आगे 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा काम। तो इसका मतलब है t बराबर 0 पर, t बराबर 1/n1 माइनस n2 पर, t बराबर इस पर क्या होंगे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होंगे। ठीक है, मैंने बताया मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। भाई इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच तो रिलेशन आप जानते ही होंगे। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है इंटेंसिटी की। तो इसका मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। तो इस टाइम पर मैंने कहा ना, अभी आपको बताया था कि किसी टाइम पर क्या होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है इसमें बिट्स में, और किसी टाइम पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है। तो ये जो टाइम लिखे हैं आपके सामने, ये सभी वे टाइम हैं जिस टाइम पर इंटेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड कैसा है, मैक्सिमम, तो इंटेंसिटी भी कैसी होगी, मैक्सिमम। क्योंकि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच ये रिलेशन होता है। तो आप देखो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम है। बात समझ में आई? तो इन टाइमों पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। तो इसी प्रकार, ठीक है, देखो आप देख के बताओ, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हो रही है वो कितने टाइम पश्चात हो रही है। तो मैं लिख देता हूँ, यानी द टाइम बिटवीन किस के बीच, मैं कहना चाह रहा हूँ दो मैक्सिमम इंटेंसिटी के बीच या दो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच जो टाइम है वो कितना है। यानी देखो बिट्स में क्या होता है कि किसी टाइम इंटेंसिटी मैक्सिमम, किसी टाइम मिनिमम। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ इंटेंसिटी, देखो ऐसा रहता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर मिनिमम हुई, फिर मैक्सिमम हुई, फिर मिनिमम हुई, इस तरीके का क्रम होता है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई एक बार, पहली बार, फिर दूसरी बार हुई,
फिर तीसरी बार होगी, तो दो मैक्सिमम इंटेंसिटी के बीच कितना टाइम है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ से पता चल जाएगा कि किन्हीं दो मैक्सिमम इंटेंसिटी के बीच या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच कितना टाइम है। ठीक है, तो टाइम बिटवीन एनी टू और किन्हीं दो के बीच भी, किन्हीं दो लगातार मैक्सिमम इंटेंसिटी के बीच मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच का टाइम देख रहे हैं, किन्हीं दो लगातार, कि पहले ये हुई, अब दूसरी इससे अगली बार इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, उन दोनों के बीच का हम टाइम देख रहे हैं। तो टाइम बिटवीन एनी टू, ठीक है, टाइम बिटवीन एनी टू मैक्सिमम, टाइम बिटवीन एनी टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, है ना, किन्हीं दो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच का टाइम आपको देखना है। ठीक है भाई, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच का टाइम देख लो, तो जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वहाँ इंटेंसिटी भी मैक्सिमम है। ठीक है, अब चूंकि हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए बात कर रहे हैं तो फिर इंटेंसिटी के लिए खुद पे खुद हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ किन्हीं दो, है ना, लगातार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच का टाइम देख लो, तो टाइम बिटवीन एनी टू सक्सेसिव, सक्सेसिव का अर्थ क्या होता है, लगातार, यानी एडजेसेंट भी कह सकते हो, है ना, एडजेसेंट सक्सेसिव यानी लगातार। तो टाइम जो है किन्हीं दो लगातार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच का, वो कैसे पता चलेगा देखो बहुत आसान है। पहला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इस टाइम पर हुआ, दूसरा इस टाइम पर हुआ, तीसरा इस टाइम पर हुआ, चौथा इस टाइम पर हुआ, तो इनमें से किन्हीं भी दो का अंतर ले दो, है ना, टाइम पता चल जाएगा। भाई पहला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इस टाइम पर हुआ, दूसरा इस पर हुआ, तो कितने टाइम बाद हुआ, इस टाइम में से ये वाला टाइम घटा दो, या दूसरा इस पर हुआ, तीसरा इस टाइम पर हुआ, तो इसमें से ये घटा दो, तो आपको बीच का टाइम इंटरवल पता चल जाएगा। ठीक है, यानी टाइम पता चल जाएगा किन्हीं दो लगातार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच का। ठीक है, तो टाइम कह दो या टाइम इंटरवल कह दो तो क्या जाएगा, बराबर, भाई इसमें से ये घटा लो या इसमें से ये घटा लो या इसमें से ये घटा लो, किन्हीं दो लगातार के बीच का टाइम ले रहे हैं हम। ये थोड़ा ना करें कि पहले दूसरे के बीच का या दूसरे तीसरे के बीच का, हमने कहा किन्हीं दो लगातार, है ना, के बीच का, तो चाहे इसके बीच का ले लो, चाहे इसके बीच का ले लो, चाहे इसके बीच का ले लो, सबके बीच का, किन्हीं दो के बीच का लो, लगातार के, सेम ही रहेगा। इसमें से घटा लो तो भी सेम आना है, इसमें से घटा लो तो भी सेम आना है, इसमें से घटा लो तो भी सेम आना है। तो टाइम कितना आया, घटा के देखो, ये आ रहा है तो सबसे आसान है, इसमें से घटा लो। ठीक है, तो देखो 1/n1 माइनस n2 आ रहा है टाइम। ठीक है, यानी 1/n1 माइनस n2 टाइम के बाद। ठीक है, देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हुआ, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हुआ तो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो कितने टाइम बाद अब दोबारा मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, तो कितने टाइम बाद होगी, इस टाइम बाद होगी। ठीक है, समझ में आया। और हम फ्रीक्वेंसी के लिए कर रहे हैं, तो ये तो टाइम निकाल दिया, और फ्रीक्वेंसी होती है टाइम का रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम, n बराबर 1/t होता है ना, तो ये टाइम निकाल दिया, इसको पलट दो बस, क्या निकल जाएगी, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो नंबर ऑफ यानी एक सेकंड में कितने होते हैं मैक्सिमम, है ना, एम्पलीट्यूड, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, नंबर ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, है ना, इन 1 सेकेंड बताया था ना मैंने, एक सेकंड में जो भी, है ना, होते हैं उसे तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एक सेकंड में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितने होंगे, मैंने बताया नंबर ऑफ, इसी फ्रीक्वेंसी एक तरीके से, तो इस टाइम को पलट दो तो क्या हो जाएंगे n1 माइनस n2। इक्वेशन नंबर कौन सी है, देखो 3rd होगी शायद। ठीक है, तो जैसा सारा काम मैंने किसके लिए किया, मैक्सिमम के लिए किया, ठीक है, वैसा ही सारा काम आप किसके लिए करेंगे,
मिनिमम के लिए करेंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर लो, मैं इसी में करेक्शन कर देता हूँ। देखो मैक्सिमम की जगह क्या आ जाएगा, मिनिमम। ठीक है, अब इसके बाद फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 0 आएगा तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है सबसे पहले, तो π/2। ठीक है, फिर आएगा 3π/2। ठीक, फिर आएगा 5π/2, है ना, इसी तरीके से चलता रहेगा। 7π/2 है ना, ऐसे। तो यहाँ देखो क्या आएगा, यहाँ आएगा 2m + 1 π/2। देख लो चाहे भाई, देखो m की जगह 0 रखो, 0 हो गया तो π/2 आ गया। 1 रखो तो 1, 2 × 2 और 3, है ना, 3π/2 आएगा। 2 रखो, 2 दूनी 4, 5, 5π/2 आएगा। तो इसका मतलब है ये क्या है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का mवां पद है ये, यानी समांतर श्रेणी क्या होती है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, उसका mth टर्म है ये। ठीक है, या बाकी वो ना लगाओ तो डायरेक्ट ऐसे याद रख लो, रख के देख लो, 0 रख के देखो, 1 रख के देखो, तो फिट बैठेगा बिल्कुल, है ना। तो इसका मतलब है इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 2m + 1 और इंटू π/2। पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखो t बराबर क्या आएगा, 2m + 1, है ना, और ये अपॉन में जाएगा और इंटू में यहाँ 2 भी रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ देखो m बराबर 0, 1, 2 रखेंगे, तो 0 रखोगे तो ये आएगा 1/, पहले वाला कौन सा आएगा, देखो m की जगह 0 रखो तो 1/, ये सारा, है ना। m की जगह 1 रखो तो 1 रखोगे तो 3 आएगा ऊपर क्या आएगा, 3, और अपॉन में ये ऐसे चलेगा। ठीक है, फिर 2 रखो तो 2 × 2 = 4, ऊपर क्या आएगा, 5, और यहाँ इंटू में 2 तो है ही अपॉन में। ठीक है जी। बताओ कोई दिक्कत हो तो इसका मतलब ये हुआ। और देखो ये टाइम उससे अलग है, इसका मतलब है देखो 0 पर 1/n1 - n2 पर 2/n1 - n2 पर क्या आ रहा था, अभी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में देखा है ना, उन टाइम पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, और इन टाइम्स पर क्या आ रहा है, मिनिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसका मतलब है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का टाइम अलग अलग है। ठीक है, चलो। तो आपने देखा था 0 पे क्या आ रहा था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और फिर देखो फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा था इस टाइम पर। ठीक है, तो देखो पहला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इस पर था, फिर दूसरा इस पर है, तो इनके बीच में ये आ गया, इनके बीच में है ये नहीं, यानी ये दोनों तो हैं मैक्सिमम के टाइम, और देखो ये जो टाइम है ये किसका है, मिनिमम एम्पलीट्यूड का। इससे अगला टाइम देखो, इससे अगला टाइम, है ना, इससे अगला टाइम 2/, है ना, कितना था 2/, लेकिन उससे पहले ये आ जाएगा, देख लो चाहे 3/2 1/n1 - n2। ठीक है, क्योंकि इससे अगला क्या था 2/n1 - n2। मैं उसकी और इसकी कंपैरिजन कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो ना। देखो मैं आपको थोड़ा समझाई दूँ, ये समझ पा रहे हो। देखो पहला, तीसरा और ये 5वां, ये तीनों टाइम जो है ये वाले, ये उसके हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के। देख लो चाहे आप नोट कर रहे हो तो, है ना, इसलिए तो कहता हूँ नोट करते चला करो साथ साथ। देखो, और ये वाला टाइम, ठीक है, क्लियर है, एक तो ये वाला टाइम और इससे एक छोड़ के ये वाला टाइम, ये किसके, मिनिमम एम्पलीट्यूड के। ठीक है, तो इसका मतलब है, मेरे कहने का सीधा सा मतलब यहाँ से एक बात आपको समझ में आ रही होगी, पहले मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड, फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड, फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ऐसे चलता रहता है। और जहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी है, और जहाँ मिनिमम
एम्पलीट्यूड है वहाँ मिनिमम इंटेंसिटी है। तो कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि एक बार मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर मिनिमम इंटेंसिटी, फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है, इस तरीके से चलता रहता है। तो यानी किसी क्षण, ठीक है, इंटेंसिटी मैक्सिमम है, किसी क्षण इंटेंसिटी मिनिमम है, और यही तो क्या है, इसी तो, इस घटना को ही तो बीट्स कहते हैं, विस्पंद कहते हैं, ठीक है। कर लोगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, मैं वहीं आता हूँ जहाँ हम आ रहे थे। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। मिनिमम एम्पलीट्यूड का टाइम ये है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का टाइम वो था। तो इस टाइम को और उस टाइम की कंपैरिजन मैंने यहाँ पे की थी। तो आप देखेंगे पहले 0 आ रहा था, फिर उसके बाद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का जो टाइम दूसरे वाला था, उससे पहले ये वाला टाइम आएगा बीच में, ठीक है। यानी 0 और 1/n1 माइनस n2 के बीच में ये घुस जाएगा, समझ गए, क्योंकि ये आधा है ना और वो पूरा है 1/n1 माइनस n2, तो उससे तो पहले आएगा ना ये। तो मेरे कहने का मतलब है, एक बार मैक्सिमम इंटेंसिटी, एक बार मिनिमम, एक बार मैक्सिमम, एक बार मिनिमम। बात समझ में आई होगी आपको। चलो, और फिर देखो यहाँ भी देखो, आप एक बात समझने की है, इन दोनों के बीच भी टाइम देख लो, पहला मिनिमम, दूसरा मिनिमम, तीसरा मिनिमम एम्पलीट्यूड है ये। तो इन दोनों के बीच टाइम देख लो, चाहे इन दोनों के बीच देख लो, टाइम इंटरवल उतना ही है जितना कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच था। किन्हीं दो लगातार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच टाइम इंटरवल ये था। तो अब भी चाहे आप देख लो अंतर लेके, अब भी किन्हीं दो मिनिमम एम्पलीट्यूड के बीच टाइम इंटरवल वो ही रहेगा। देख लो, इसमें से इसे घटा के देख लो, है ना। तो इसमें से इसे घटाओ, क्या बचेगा, 2/2n1 माइनस n2, 2 से 2 कट गया, तो यही तो बचा। तो इसका मतलब है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और है ना, यानी किन्हीं दो लगातार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच का टाइम इंटरवल और किन्हीं दो लगातार मिनिमम एम्पलीट्यूड के बीच का टाइम इंटरवल दोनों कैसे हैं, सेम है। तो देखो, टाइम बिटवीन एनी टू सक्सेसिव, यहाँ क्या जाएगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1/n1 माइनस n2, ठीक है। वहाँ भी अंतर देखा था, दूसरे में से पहला घटा लो या तीसरे में दूसरा घटा लो। तो यहाँ भी देखो, दूसरे में से पहला घटा लो या तीसरे में दूसरा घटा लो, मतलब किन्हीं दो लगातार का अंतर लेके देखो डिफरेंस, तो ये आएगा टाइम। तो टाइम दोनों का सेम है, किन्हीं दो लगातार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच का भी और किन्हीं दो लगातार मिनिमम एम्पलीट्यूड के बीच का भी टाइम कैसा है, सेम। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ क्या आ जाएगा, मिनिमम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड इन 1 सेकंड कितना हो जाएगा, इसे पलट दो बिल्कुल पिछली बार की तरह, ठीक है। और ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 4। तो आप देख रहे हो, नंबर ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन 1 सेकंड भी यही था, n1 माइनस n2, और नंबर ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड इन 1 सेकंड भी यही है। तो इसका मतलब है मैक्सिमम से देख लो चाहे, है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से लगा के देख लो चाहे, और चाहे मिनिमम एम्पलीट्यूड से देख लो, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, n1 माइनस n2 आ रही है। क्योंकि नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ एक सेकंड में जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं या एक सेकंड में जो होते हैं बीट्स, है ना, उसे ही आप क्या कहते हैं, मैंने लिखवाया तो है, नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकंड, तो उसे ही आप क्या कहते हैं, बीट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो, चाहे आप मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की नंबर से देखें या मिनिमम एम्पलीट्यूड के नंबर से देखें, है ना, तो 1 सेकंड में जो नंबर होते हैं उसे ही आप क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और मैंने लिखवाया भी है नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकंड, ठीक है। तो नंबर है ये 1 सेकंड में, तो ये क्या है, बीट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो समीकरण 3 और 4 से क्लियर है कि जो बीट्स फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है, जो बीट्स फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन हो जाएगा वो किसके बराबर है, इक्वेशन 3 में देख लो चाहे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के नंबर 1 सेकंड में उसकी सहायता से, या इक्वेशन 4 में देखो नंबर ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड इन 1 सेकंड उसके सहायता से। दोनों ही किसके बराबर हैं, n1 माइनस n2। तो जो बीट्स फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो आपका हो जाएगा n1 माइनस n2, ठीक है। और एक्सप्रेशन आपको बीट्स फ्रीक्वेंसी के लिए ही करना था,
तो आज का ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ है ना। मुझे अपेक्षा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।